गुड मॉर्निंग बच्चों। तो गुरुत्वाकर्षण हम पढ़ रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण तो क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण आपने पढ़ लिया होगा। आपको पता होगा गुरुत्वाकर्षण वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। और इस सोलर सिस्टम में हमने देखा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूर्णन करती है इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन करता है। लेकिन ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये केवल ग्रहों या सूर्य के बीच ही नहीं है। न्यूटन ने हमें बताया था कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये इस ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड के बीच होता है। प्रत्येक पिंड जो है इस बल का अनुभव करता है। कोई भी दो पिंड हैं, चाहे वो खगोलीय हैं या पार्थिव हैं, चाहे वो पृथ्वी पर हैं या पृथ्वी के बाहर हैं, सभी पिंड एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा आकर्षित करते हैं, सभी पिंड। ठीक है। अब ये जो पिंड हैं, कोई भी दो पिंड, ये मान लो एक ये है एक ये है, इनके बीच जो ये गुरुत्वाकर्षण बल लगा है उसका माप भी न्यूटन ने हमें बताया था कैसे मापना है। बोला गया, क्या बोला न्यूटन ने कि ये जो दो वस्तुएं हैं, मान लो इसका द्रव्यमान है m, बड़ा कैपिटल M, और इसका द्रव्यमान है स्मॉल m। तो इन दो वस्तुओं के बीच, इन दो पिंडों के बीच कितना बल लगना है? F। जो बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण जो बल लगेगा वो इन दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल, द्रव्यमान का गुणनफल इनके समानुपातिक होगा। यानी जितना इनका गुणनफल बढ़ता जाएगा उतना ही फोर्स भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर दूरी को बढ़ाते जाएंगे तो ये बल कम होता जाएगा। जितने ज्यादा दूर ये पिंड होंगे उतना ही इनके बीच घर्षण बल कम हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल कम कैसे हुआ? दूरी बढ़ने पर। दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम होगी। यानी फोर्स का और डिस्टेंस का उल्टा रिलेशन है। तो हम कहेंगे कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन केवल दूरी के नहीं होता, दूरी का वर्ग किया गया है यहाँ पर। तो न्यूटन ने इस समीकरण को जोड़ के ऐसे कुछ बनाया है, F प्रोपोर्शन टू द्रव्यमान का गुणनफल बटा डी स्क्वायर, यानी उनके बीच की दूरी का वर्ग। तो दो वस्तुओं के बीच की दूरी कैसे मापी है? सरफेस से लेके सरफेस तक की दूरी को नहीं मापा है, केंद्र से लेके केंद्र तक की दूरी को मापा गया है। अब पृथ्वी इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसके केंद्र से लेकर उसके सरफेस तक की जो दूरी है, जिसको हम त्रिज्या कहते हैं r, ये जो त्रिज्या है ये लगभग 6400 किलोमीटर है। ठीक है। अब इसके ऊपर 10-15 मीटर ऊपर, या जो वस्तु यहाँ पृथ्वी की सतह पर ही है, इनकी जो दूरी है ये भी इसी में ऐड रहेगी 6400 किलोमीटर के बीच में ही। क्योंकि ये जो दूरी है ये मीटर में इतनी कम है, अगर इसको हम त्रिज्या के साथ जोड़ेंगे तो 6400.001 किलोमीटर बनेगा ये लगभग। तो ये जो दूरी है पृथ्वी की सतह से ऊपर जो वस्तुएं हैं नजदीक में, उनकी दूरी को नगण्य मान लिया जाएगा। तो पृथ्वी की सतह पर जो वस्तुएं हैं उसकी पृथ्वी के केंद्र से दूरी कितनी मानी जाएगी? जितनी पृथ्वी की त्रिज्या होगी, 6400 किलोमीटर। ठीक है। यहाँ पर पृथ्वी पर है या पृथ्वी की सतह पर है, उसकी दूरी हम क्या समझेंगे? 6400 किलोमीटर, जो कि इसकी त्रिज्या है। ठीक है। तो इस तरह से ये समीकरण बना है, और इस समीकरण को अगर हम दूरी बल को, गुरुत्वाकर्षण बल को मापें, तो इसको मापने के लिए हमें इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल बनाना पड़ेगा। और इसको इक्वल बनाने के लिए हमें कोई स्थिर वैल्यू लेनी पड़ेगी, कोई ना कोई स्थिर वैल्यू लेनी पड़ेगी। और उसको प्रैक्टिकली इस वैल्यू को निकाला गया, और इस स्थिरांक को हमने फिलहाल के लिए g माना, गुरुत्वीय स्थिरांक। g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वीय स्थिरांक, इसको हम क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय स्थिरांक। और इसकी वैल्यू निकाली गई वैज्ञानिकों द्वारा जनरली, और उन वैज्ञानिक का नाम था हेनरी कैवेंडिश। इन्होंने
इस g की वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली सिद्ध किया और वो थी 6.673 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। ये इसकी इकाई है जी की, कैपिटल जी की। क्या है ये? गुरुत्वीय स्थिरांक। याद रहना चाहिए आपको, जी क्या है? गुरुत्वीय स्थिरांक। इसकी वैल्यू चाहे सूर्य के लिए करो, चाहे चंद्रमा के लिए करो, चाहे किसी छोटी वस्तु के लिए, बड़ी वस्तु के लिए, ये स्थिर रहेगी। और ये है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। शॉर्ट में इसको 6.7 गुणा 10⁻⁻11 भी लिखा हुआ है बहुत जगह पे, ठीक है, 10⁻⁻11। तो G इंटू M गुणा M क्या है? दो, ये पहली वस्तु का द्रव्यमान है, दूसरी वस्तु का। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच भी आपने गणना करनी है तो ये सूर्य का द्रव्यमान होगा, ये पृथ्वी का। सूर्य या चंद्रमा के बीच गणना करनी है आपने तो ये पृथ्वी का द्रव्यमान होगा और ये चंद्रमा का। ये कैपिटल M पृथ्वी का होगा, स्मॉल m चंद्रमा का, ठीक है। और डी स्क्वायर क्या होगा? डी होगा पृथ्वी से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी, पृथ्वी के केंद्र से, या जब हम सूर्य और पृथ्वी के बीच निकाल रहे हैं तो सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की जो दूरी होगी उसको डी कहेंगे, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हम f की वैल्यू निकाल सकते हैं किन्हीं भी दो पिंडों के लिए, चाहे वो खगोलीय हो या पार्थिव हो, आप f की वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। तो ये जो समीकरण है सभी वस्तुओं पर लागू होगा, छोटी हो, बड़ी हो, ब्रह्मांड में हो, पृथ्वी पर हो, सब पर ये नियम, ये समीकरण लागू होगा। और हमने ये भी देखा कि जो फोर्स है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के। अगर दूरी को बढ़ा दें हम 6 गुना बढ़ा दें तो बल 36 गुना कम हो जाएगा, 36वां भाग रह जाएगा बल, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये न्यूमेरिकल भी दे रखा है, इस न्यूमेरिकल को अपने करना है सॉल्व। तो ये न्यूमेरिकल खुद करने का प्रयास करना है। इस न्यूमेरिकल में देखो पृथ्वी का ये दे रखा है, हमारे यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है, चंद्रमा का द्रव्यमान भी दे रखा है, उनके बीच की दूरी भी दे रखी है। आपने सिर्फ f की कैलकुलेशन करनी है। g का मान मैंने आपको बता दिया है, f का मान ज्ञात करना है, फार्मूला ही लगाना है, उस फार्मूले में सारी वैल्यूज को भर देना है, गुणा भाग करना है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर जो बल लगाया गया है। और आपको पता है अगर पृथ्वी चंद्रमा पर बल लगा रही है तो चंद्रमा भी पृथ्वी के ऊपर बल लगाएगा उतना ही, ठीक है। उसके साथ ही आपने ये प्रश्न भी करने की कोशिश करनी है दोनों। और 10.1.2 गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है ये आपने पढ़ना है। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है ये, साथ में पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है, और चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा आते हैं उसके लिए भी गुरुत्वाकर्षण बल ही जिम्मेदार है। उसके बाद है मुक्त पतन। मुक्त पतन क्या होता है इसको पढ़ना है आपने, समझना है। जब कोई वस्तु देखो बच्चों ऊपर से नीचे गिरेगी पृथ्वी के ऊपर तो उसके ऊपर बहुत सारे बल लगते हैं, जैसे वायु का घर्षण बल है, ठीक है। तो अगर ये वायु का घर्षण बल या कोई और बल इस वस्तु पर ना लगे, ऊपर से सिर्फ उसको छोड़ा जाए नीचे की तरफ को, तो उस पर वो नीचे आएगी सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल से। और जब कोई वस्तु पृथ्वी के ऊपर गिरती है केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल से, तब हम उसे मुक्त पतन में कहते हैं, मुक्त पतन में। लेकिन अगर हमने जोर लगाया है इसको नीचे फेंकने के लिए तो हमारा भी एक बल लगा है इस पे, तब हम इसको मुक्त पतन नहीं कहेंगे। तो जब भी मुक्त पतन होता है किसी वस्तु का, ठीक है, जैसे एक पत्थर को आप ऊपर फेंको, एक स्थिति पर जाके वो रुक जाएगा, अब वो नीचे आएगा तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे आएगा, ठीक है। तो जब वस्तु नीचे गिर रही है, यहाँ भी ध्यान देना है आपने, ये वस्तु जब नीचे गिर रही होगी इसके वेग में लगातार परिवर्तन आ रहा होगा, क्योंकि इस पे बल लगा है ना, तो बल इसकी दिशा को तो नहीं बदल सकता यहाँ पे, लेकिन इसके वेग को जरूर बदलेगा।
गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसके वेग को जरूर बदलेगा, और जब वेग बदलेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, एक्सेलरेशन उत्पन्न होगी। अब यहाँ पे जब वस्तु मुक्त पतन में है, कोई और बल इस पे नहीं है गुरुत्वाकर्षण के अलावा, तो ये जो एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रही है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ये केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण यानी जी कहा जाता है। और ये जो जी है इसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे, आपकी बुक में लिखा हुआ है। और क्योंकि ये त्वरण है इसलिए इसकी इकाई भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, एक इसको सॉल्व भी आपको करवाया किया गया है। यहाँ पर F की वैल्यू F इज इक्वल टू ma, ये हमने गति के दूसरे नियम से पढ़ा था। तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है उस पर कितना बल लग रहा है, वो आएगा m इंटू जी। त्वरण क्या है, यहाँ पर मुक्त पतन में है वस्तु, इसलिए त्वरण g होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा। ठीक है, और g की वैल्यू पृथ्वी के ऊपर कितनी है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है पृथ्वी की सतह पर, वो कितना होता है, उसकी कैलकुलेशन यहाँ की गई है और यहाँ समझाया गया है। इसको मैं बता दूं आपको, देखिए कैसे करना है। कोई वस्तु जब ऊपर से नीचे गिर रही है, मान लो इस वस्तु का द्रव्यमान है m, और इस पर जो पृथ्वी ने बल लगाया है वो है F, तो इस वस्तु के ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा F इज इक्वल टू mg है। इस तरह से मापा गया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के द्वारा बल को इस तरह से मापा जाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल को मापने के लिए इस तरह का समीकरण होता है, तो ये दोनों ही लागू होंगे यहाँ पे। इस बल को मापने के लिए, गुरुत्वाकर्षण बल को मापने के लिए हमने ये समीकरण लिया है, मान लो समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो दोनों समीकरण से हमें पता चलता है कि बल तो उतना ही होगा, तो mg किसके बराबर हो जाएगा, g इंटू m इंटू m, g इंटू पृथ्वी का द्रव्यमान गुणा उस वस्तु का द्रव्यमान जो वस्तु पृथ्वी पर गिर रही है, और उनके बीच की दूरी का वर्ग। और मैंने आपको बोला था पृथ्वी की सतह पर जो वस्तुएं हैं नजदीक से गिर रही हैं, उनके लिए पृथ्वी से उनकी दूरी उनकी त्रिज्या के बराबर ही मानी जाएगी। तो त्रिज्या यहाँ पर क्या होगी, पृथ्वी की r। तो mg इज इक्वल टू g गुणा कैपिटल M जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m जो वस्तु का द्रव्यमान है, और r का स्क्वायर जो पृथ्वी की त्रिज्या है। ये m और ये m कट जाएंगे, तो g की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, g गुणा कैपिटल M बटा r का स्क्वायर। तो इस तरह से हम गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के ऊपर कितना है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमें सब पता है, g का मान हमें पता है 6.7 इंटू 10⁻⁻11। पृथ्वी का द्रव्यमान हमें पता है 6 गुणा 10 की घात 24, और पृथ्वी की त्रिज्या पता है 6.4 गुणा 10 की घात 3 किलोमीटर है, 10 की घात 6 मीटर कर देंगे हम, मीटर में लिखना है, किलोमीटर में नहीं। तो 10 की घात 3 को 10 की घात 6 में बदल देंगे। तो इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो g की वैल्यू आपके पास आएगी, g बराबर है, जब सॉल्व करेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड आता है, पर सेकंड स्क्वायर आता है। लेकिन आपको पता है कि ये जो त्रिज्या है ना पृथ्वी की, ये एक बराबर नहीं है सारी पृथ्वी के ऊपर। जब आप ध्रुवों पर देखेंगे तो ये त्रिज्या कम है और विषुवत वृत्त पर ये त्रिज्या ज्यादा है, यानी बल ध्रुवों पर अधिक होगा और बल विषुवत वृत्त पर कम होगा। यहाँ पर ध्रुवों पर जहाँ पे त्रिज्या कम है वहां पर बल ज्यादा लगेगा, क्योंकि हमें क्या पता है बल जो होता है दूरी के बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है, और दूरी के कम होने के साथ साथ बढ़ता जाता है। जहां दूरी कम है वहां बल ज्यादा होगा, जहां दूरी ज्यादा है वहां बल कम होगा। ठीक है, तो ध्रुवों पर बल ज्यादा लगेगा वस्तु के ऊपर। तो बच्चों ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपको, जिसमें आपसे गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालने के लिए पूछा गया हो कि गुरुत्वीय त्वरण का मान की परिकलन करो। तो गुरुत्वीय त्वरण को मापना है आपने, जो अभी मैंने तरीका बताया वैसे ही। ठीक है, और इसी प्रकार से अब आपको बताया गया है कि कोई वस्तु जो ऊपर से नीचे गिर रही है, क्या उस पर यही त्वरण उत्पन्न होगा।
या ऐसा भी हो सकता है कि हल्की वस्तु के ऊपर त्वरण कम होगा। तो हम अगर ऐसे देखें कि हल्की वस्तु को नीचे फेंकें और एक पत्थर को नीचे फेंकें, तो आपको पता चलेगा कि जो हल्की वस्तु है वो देरी से पहुंच रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी पर जो त्वरण उत्पन्न होगा, ये त्वरण एक बराबर होगा सभी वस्तुओं पर, लेकिन ये जो हल्की वस्तु है देर से क्यों गिर रही है? क्योंकि उसके ऊपर अपोजिट फोर्स भी लगी है वायु की। तो वायु के अपोजिट फोर्स के कारण जो नेट बल है वो कम हो जाता है। हमें पता है जब दो बल अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो नेट बल क्या आएगा? नेट फोर्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उनको माइनस कर देंगे। अब जो गुरुत्वीय बल लगा है, गुरुत्वाकर्षण बल जो लगा है, ये कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि इसको कम किसने किया? वायु के वेग ने। और ये हल्की वस्तु पर वायु ज्यादा घर्षण बल लगाएगी, भारी वस्तु पर कम लगाएगी। इसलिए जो त्वरण भारी वस्तु पर उत्पन्न हो रहा है वो यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, हल्की वस्तु पर कम हो रहा है। लेकिन अगर वायु को खत्म कर दिया जाए, अगर आप एक डब्बा लेंगे और उसमें से वायु निकाल देंगे और उसमें एक रुई को और पत्थर को फेंकेंगे तो एक बराबर समय पर नीचे गिरेंगे वो दोनों। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर केवल और केवल मुक्त पतन हो रहा है, केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वस्तु नीचे गिर रही है, तो सभी वस्तुओं पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो एक समान होगा। ठीक है, यहां तक अपनी बुक में हो सकता है आपने पढ़ लिया हो, नहीं पढ़ा है तो इतना अच्छे से पढ़ो और समझो कैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालते हैं। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप करके दोबारा पूछ लेना, दोबारा बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, करो सभी इसको पढ़ो और फिर मुझे रिप्लाई करो।